आपने देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स: इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगते उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले हम लोग फ्री इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ेंगे, फिर फ्री रेडिकल पढ़ेंगे और लास्ट में न्यूक्लियोफिलिक पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, सीक्वेंस थोड़ा सा बदलते हैं। तो लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, AES रिएक्शन, EAS, ये सारे नाम फेमस है। ठीक है, ठीक है। सो पहला पॉइंट लिख लो, पहला ही पॉइंट, मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड, मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ब्रैकेट में, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आप क्लोरोबेंजीन, है ना, अल्काइल बेंजीन, ठीक है, फेनॉल, ये आपके सिलेबस में है ना, एनिसोल, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, 2-4 रिएक्शन तो सबके मिलेंगे, एसीटोफेनॉन, बेंजोइक एसिड, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन भी बोल सकते हो, etc। जो सिलेबस में है कम से कम ये तो बोलते हैं, मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लोरोबेंजीन, अल्काइल बेंजीन, फेनॉल, मिथॉक्सीबेंजीन, बेंजाल्डिहाइड, एसीटोफेनॉन, बेंजोइक एसिड, एनिलीन, नाइट्रो कंपाउंड्स। कभी कभी तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन 1-2 बार एम्स में आए हैं कि इस केस में भी फर्दर कुछ और जोड़ना है, इस केस में भी कुछ और जोड़ना है, मतलब जोड़ना ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल है, तो कहाँ जाएगा। मतलब सिर्फ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने वाली बात नहीं है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, डाई में भी भेज जोड़ना है। 1-2 बार तो नीट में ऐसा भी सवाल आया, शायद तुमने ये सवाल देखा होगा पहले, ऐसा सवाल भी आया कि इसका नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा। तो आइडिया दे रहा हूं तुम्हें धीरे धीरे कि कभी कभी 2 रिंग भी दिख जाएगा, सिर्फ एक रिंग में एक रिंग में कोई ग्रुप नहीं, या 2 रिंग में सॉरी एक रिंग में एक ग्रुप, एक रिंग में 2 ग्रुप, या 2 अलग अलग रिंग भी मिल जाएंगे। एंड बहुत एडवांस लेवल पे चला गया तो बेंजीन से बाहर पाइरोल पे भी पूछ सकता है, पाइरोल का, पीरिडीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। हो सकता है कि तुमसे नेप्थलीन का भी पूछ ले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ज्यादातर फोकस हमारा तो रहेगा एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में ये है, ये है, ये भी थोड़ा बहुत है, ये है, ये है, ये है, एनसीईआरटी में ज्यादातर यही, इसके सारे रिएक्शंस हमें रटने हैं, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह से पढ़ाई होगी आपको कोई भी कंपाउंड में प्रोडक्ट लिखने मतलब सीख जाओगे, उस अंदाज में पढ़ेंगे हम लोग। सो सबसे पहला ही लाइन बता दिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड है वो ये सारे हैं। जैसे आपको याद होगा कि अल्कीन एंड अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए जाना जाता है, यस नो। एल्डिहाइड कीटोन का हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी देखा, अरे यस नो, है ना। अल्काइल हेलाइड, अल्कोहल, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड एलिमिनेशन के लिए भी जाना जाता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है कहीं भी हमने एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शन नहीं देखे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये होता है कि सर अल्कीन जब था
तो आप इस पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जब लेते थे तो आप ऐसे करते थे, जब भी पाई बॉन्ड हुआ करता था, पाई बॉन्ड अनसैचुरेशन, तो आप क्या करते थे, एक जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देते थे और एक जगह पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ देते थे। ये करते थे या नहीं? तो अल्कीन इज नोन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन पे पहले इलेक्ट्रोफाइल आता था और क्लासिकल या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता था, और फिर मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से न्यूक्लियोफाइल जोड़ते थे। वो बहुत रटने वाला पार्ट है कि एच है तो मार्कोनिकॉफ, एच पेरोक्साइड है तो। लेक्चर 1 से 8 तक याद होगा, तभी ये बातें क्लियर होगी। हर रिएजेंट पे बातें याद होनी चाहिए, है ना, कि एच एक्स एडिशन का क्या स्टोरी है, H प्लस वाटर की क्या स्टोरी है, ओ एम डी एम एच बी ओ, X2 HOX डायोल NOCl, एकदम ऐसे शॉर्ट नोट भी बना हो, फुल नोट भी, जितने क्वेश्चंस किए सब याद हो। तो तुम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते थे कि सर जैसे अल्कीन में पाई बॉन्ड है तो बेंजीन में भी तो पाई बॉन्ड है सर, तो ऐसा क्यों नहीं करते आप कि एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक पाई बॉन्ड तोड़ दो सर, दोनों पाई बॉन्ड मत तोड़ो, एक तोड़ दो और कहीं इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, कहीं न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो, जस्ट लाइक अल्कीन। तो हाँ, यहाँ पे देखा गया एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। और एक चीज ना, अल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन ना लोकलाइज्ड है, वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, और बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। आपको पता है ये तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इमेजिनरी। बेंजीन रियल में कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना बच्चे। तो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स भी नहीं है ना, अल्कीन का फिक्स था, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स्ड है। तो लिख सकते हो यहाँ पे कि alkene can give electrophilic addition, but just like alkene, if benzene is going to give electrophilic addition, this is thermodynamically not feasible, because we are going to get aromatic to non aromatic। ठीक है, लिखो, alkene can give electrophilic addition due to pi bond, alkene can give electrophilic addition due to pi bond, as here pi bond is localized also, as here pi bond is localized also, as here pi bond is localized also, full stop। Just like alkene, benzene is also having pi bond, just like alkene, benzene is also having pi bond, just like alkene, benzene is also having pi bond, but it is delocalized due to resonance, but it is delocalized due to resonance, but it is delocalized due to resonance, and electrophile and electrophile cannot easily attack, cannot easily attack on the pi electron cloud, and electrophile cannot easily attack on the pi electron cloud of benzene। ब्रैकेट में लिखोगे जस्ट लाइक अल्कीन, and electrophile cannot easily attack on the pi electron of benzene, ब्रैकेट में just like alkene, full stop। Also, electrophilic addition on one of the pi bond of benzene is not possible, also electrophilic addition, also electrophilic addition on one of the pi bond of alkene is not, pi bond of benzene, also electrophilic addition on one of the pi bond of benzene is not possible,
because we are going to get non-aromatic product. Because we are going to get non-aromatic product from aromatic benzene. सो अगर कोई आज के बाद पूछ दे कि अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है बट बेंजीन नहीं देता, तो आपको ये बातें लिखनी है। हालांकि इतना भी लिख दिया तो काम हो जाएगा। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है और ये भी नॉन एरोमेटिक है, इसमें दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात है कि सारे एडिशन में हीट एब्जॉर्ब रिलीज होती है, क्योंकि एक पाई टूट रहा है, 2 सिग्मा बन रहा है। तो एडिशन अल्कीन के लिए फिजिबल है, लेकिन बेंजीन के लिए एडिशन फिजिबल नहीं है कि एरोमेटिक्स आर हाईली स्टेबल, तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक क्यों ही बनना है। उल्टा होता तो हो जाता। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे लिखो। बट benzene is having 6 pi electron, but benzene is having 6 pi electron, but benzene is having 6 pi electron, which are delocalized throughout the molecule, which are delocalized throughout the molecule, which are delocalized throughout the molecule, and the pi electron clouds are above the plane and below the plane of the benzene, and the pi electron clouds are above the plane and below the plane of the benzene. Pi electron clouds are above the plane and below the plane of the benzene. So benzene is itself nucleophile, neutral nucleophile. देखो बेंजीन का ये है 6p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट डिस्पर्स्ड है। आपको ऐसा डायग्राम मैंने बॉन्डिंग वाले पार्ट में पढ़ाया था, अगर याद हो तो। रेजोनेंस में भी इस पे बात किया है हमने, याद आ रहा है? तो बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चे, देखो बेंजीन पे 6 हाइड्रोजन है, समझना। पता है 6 के 6 हाइड्रोजन और सारा कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑन द प्लेन है, ऑन द बोर्ड है। सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड और सारे हाइड्रोजन ऑन द प्लेन है। अगर इसको ऐसे मानते हो तो इसके पास 6 पैरेलल पी है, बहुत बार बात किया रेजोनेंस में भी। और इस तरह से रेजोनेंस कैसे होता है, देखो इस तरह से हुआ है, ऐसा बॉन्ड बना दिया साइडवेज, लेकिन हम साइडवेज ऐसा भी बॉन्ड बना सकते थे। गुड टू गो। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर dispersed throughout the molecule above the plane and below the plane. पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना बच्चे इस बेंजीन के प्लेन के ऊपर और नीचे है, 6 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट है, दे विल नॉट पार्टिसिपेट मोस्टली। अब मुझे बताओ, इस तरह के सिस्टम के पास इलेक्ट्रोफाइल रखे और न्यूक्लियोफाइल रखे, तो कौन पहले जा सकता है बेंजीन की तरफ? ऑलरेडी उसका प्लेन के ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को भेजना सही होगा? तो जनरली कौन जाने वाला है? ये नहीं जाएगा बच्चे, समझ गए? क्लियर है? ये नहीं जाएगा। तो अभी जो पॉइंट लिखाया, बेंजीन इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, सो it can be attacked by electrophile easily, not the nucleophile. लिख सकते हो, it can be attacked by, so it can be attacked by electrophile easily, not the nucleophile. Why not? Because electrophile will be attracted towards the benzene. पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ऊपर नीचे जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय ना, बोलो। इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा, लेकिन क्या न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होगा? नहीं, न्यूक्लियोफाइल को प्रोबेबल रिपल्सन मिलेगा। तो एक चीज तो समझ में आने लगी हमें धीरे धीरे कि हम बेंजीन को लेके इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। क्या नाम दिया था हेडिंग? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यही ना? अच्छा, मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के कंडीशन को भी डिस्कार्ड कर दिया।
बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रोफिलिक, वहां भी इलेक्ट्रोफाइल पहले जाता था बेंजीन अल्कीन के पास। अल्कीन के पास भी पहले कौन जाता था? इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन वहां एडिशन हो जाती थी। बेंजीन के पास भी पहले कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन वहां एडिशन नहीं होगा। होगा क्या? अभी देखो मैंने ये समझा दिया वाई इलेक्ट्रोफिलिक, एंड ये भी समझा दिया वाई नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब मैं बताने जा रहा हूं कि वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक तो वर्ड समझ में आ गया सबको। बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी दिखे तो उसके तरफ भागे हुए कौन जाएगा सबसे पहले? रिएजेंट का। रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या एडिशन करेगा? नहीं, उससे उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है, तो क्या करेगा वो? सब्स्टिट्यूशन करेगा। गुड टू गो। तो अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो आज के बाद अगर कोई भी बेंजीन दिखे, एक हाइड्रोजन को इंडिकेट कर दो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल साथ में रखो, कुछ भी यहाँ कंडीशन हो सकता है ना? लेविस एसिड कैटलिस्ट हो सकता है, एनहाइड्रस भी होना चाहिए, मैं सब क्लियर करूंगा क्यों। अगर आपको बेंजीन दिखे या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दिखे, रिएजेंट दिखे, कुछ भी रिएजेंट दिखे, तो यहाँ जो रिएजेंट है उससे ढूंढना है इलेक्ट्रोफाइल। उससे क्या ढूंढना है? इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ ढूंढना क्या है? मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ तो नहीं ढूंढना है, आपको क्या करना है? बस हाइड्रोजन हटा के वहां इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देना है, दैट्स ऑल। एंड दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक। जो हाइड्रोजन है वो हट गया, और इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों नाम है ये समझ में आ रहा है? अब देखो इस पूरे रिएक्शन में इतना बात तो समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट एरोमेटिक है और प्रोडक्ट भी एरोमेटिक है। हाइड्रोजन के जगह पे कुछ और आ गया। आ गया? अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। कम से कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म 30-40 टाइम्स क्लास में डिस्कस होगा, है ना? उसके बाद भी अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम उस अंदाज में बैठे ही नहीं सीखने के लिए। और स्टार्ट हो रहा है, पहली बार अभी स्टार्ट हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है बोलो। हाँ हाँ हाँ, फिर से देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो बेंजीन का बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रेडिकल एडिशन एक दो है। मतलब मैं जितना जानता हूं कि बेंजीन रेयरली गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऐसा वर्ड। बेंजीन रेयरली गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, मतलब देखो ऐसा लाइन है कि क्या ही बोला जाए। बेंजीन मोस्ट कॉमन रिएक्शन अगर बोला जाए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। में आ गया तो वहां पे 400 टेबल लाइन में एक चूज करना, क्योंकि वही 100% सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और भी स्टेटमेंट्स होंगे। अगर आपको इसी को चूज करना है तो इसको रॉन्ग ही बोल देना, क्लियर है ना? लेकिन अगर सारे ऑप्शन में यही करेक्ट है तो बोल के आओ, टिक करके आओ, क्या कर सकते हैं। बाकी सब 100% इनकरेक्ट है तो टिक कर देना। एक दो रिएक्शन है बेंजीन का जो रेडिकल एडिशन है, जिससे बन जाता है दो कंपाउंड है, आपको चूज करना, आगे बता दूंगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अभी बताऊंगा कौन सा बनता है, वो भी समझेंगे, ठीक है। गैमेक्सिन, लिंडेन उसको बोलते हैं, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, वो सब बात करेंगे अभी उस पर, ठीक है। फिलहाल इस पे फोकस करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ कैसे। देखो सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है या कोवलेंट अट्रैक्शन है। हो सकता है ये नॉन पोलर हो, पॉसिबल है ना जी। अरे याद करो, अल्कीन की तरफ Cl2 जाता था तो Cl-Cl बॉन्ड तो नॉन पोलर था, और अल्कीन की तरफ HX भी जाता था तो H और X बॉन्ड हाईली पोलर था। तो रिएजेंट हमेशा पोलर होगा ऐसा बोलना सही नहीं है। तो रिएजेंट जो भी हो, अगर उसको तुमने लेविस एसिड से रिएक्शन कराया तो लेविस एसिड लोन पेयर का भूखा है, तो वो इस न्यूक्लियोफाइल को बोलेगा कि तू इससे रिश्ता तोड़ के मेरे तरफ आ जा। तो पहला पार्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल फ्री कर दिया लेविस एसिड ने, न्यूक्लियोफाइल किसके साथ दोस्ती कर लिया? लेविस एसिड के साथ दोस्ती कर लिया। अब इलेक्ट्रोफाइल फ्री हो चुका है। इलेक्ट्रोफाइल जब फ्री हो चुका है
तो अब वो क्या करेगा, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, समझ गए? तो अच्छी बात क्या है कि बेंजीन का हर कार्बन आइडेंटिकल है, बेंजीन का सारा कार्बन और सारा हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। तुम क्या कर सकते हो, तुम किसी एक पे अटैक करा सकते हो। सपोज तुम जब इसको यहां अप्रोच करोगे, इलेक्ट्रोफाइल जब 1 पे आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर ही जाएगा। या उल्टा सोचो, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आया ना, तो पहले पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूटने से कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव बताओ? पाई बॉन्ड टूट गया पहले जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की तरफ अप्रोच कर रहा था। और अच्छी बात क्या, लेविस एसिड कैटलिस्ट ने फुल फ्लेज्ड इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन की तरफ परोस दिया कि जाओ उधर, क्योंकि लेविस एसिड कैटलिस्ट ने न्यूक्लियोफाइल को अपने पास रखा है। गुड टू गो। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ जा रहा है? बेंजीन की तरफ जा रहा है। बेंजीन की तरफ जब जा रहा है तो यहाँ पे कुछ चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इसको तो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। बेंजीन के पास कोई ऐसा लोन पेयर तो है नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके अप्रोच से क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का हेट्रोलिसिस होता है, नॉट डिस्पर्स। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? हेट्रोलिसिस। तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और ये नेगेटिव ना मैं एरो ऐसे दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे नहीं दिखाते कि जहां नेगेटिव आया उसने इलेक्ट्रोफाइल को अपने पास बुला लिया। तो पता है अच्छी बात क्या है, इस केस में फुल फ्लेज्ड ये भी बन जाता है कार्बोकेटाइन। दिस इज द रिएक्शन इन विच कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट, और यही स्टेप होता है आरडीएस। रीजन अब देखो, अब और ज्यादा जस्टिफाई होगा व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि आरडीएस में कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। ये है तुम्हारा एरोमेटिक और ये हो गया नॉन एरोमेटिक। तो ऑब्वियसली एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक इन बिटवीन बना। थर्ड स्टेप क्या होगा? अच्छा लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगी। जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, फुल फ्लेज कार्बोकेटाइन बना है, दैट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। गुड टू गो। एक बार और रेजोनेंस करो इसका, मतलब बेंजीन पे जब भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा ना बच्चे, ऑलवेज देयर विल बी 3 कार्बोकेटाइन एज एन रिएक्शन इंटरमीडिएट। सिर्फ एक कार्बोकेटाइन नहीं बनाना, जब भी बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा ना तो 3 कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे। और पता है इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड हमें लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वीलैंड कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ओवरऑल प्लस यहां दिखा देंगे, दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, प्लस कहां कहां जा रहा है देखो तो, डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। मैं यहाँ पे डॉट दे के बीच में प्लस दिखा रहा हूं, मतलब वो प्लस एक्चुअल में कहां कहां पे है? जहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा उसके बगल वाले और फारदेस्ट पे। जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है प्लस हमेशा उसके एडजेसेंट पे आएगा और फारदेस्ट पे आएगा। गुड टू गो। बोलो, मैं फिर बोलूं, 30-40 टाइम्स इसके डिस्कशन होंगे मैकेनिज्म का, लेकिन सब में मैं यही बात करूंगा, इससे अलग जाता ही नहीं। हो सकता है पहला स्टेप थोड़ा बदल जाए, लेकिन सिग्मा कॉम्प्लेक्स वाला स्टेप्स कुछ नहीं बदलता, हमेशा यही रहेगा। गुड टू गो। बोलो। ओके, अब थर्ड स्टेप क्या होगा, एनी आइडिया? थर्ड स्टेप ऑब्वियसली नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनाना पड़ेगा। इधर हटा दूं क्या ये वाला पार्ट, ये वाला नहीं क्या? ठीक है चलो पूरा लिखो, फिर थर्ड स्टेप में आता हूं। थर्ड स्टेप दिख रहा होगा आप लोगों को। थर्ड स्टेप इसका क्या है? थर्ड स्टेप विल बी डीप्रोटोनेशन, है ना? जो सेकेंड स्टेप में इंटरमीडिएट बना है उसमें से कोई एक इंटरमीडिएट उठा लो, पहला वाला ही उठा लो। कौन सा इंटरमीडिएट पहला वाला है? इलेक्ट्रोफाइल H, यहाँ पे प्लस है, तीनों नहीं उठाना है, एक इंटरमीडिएट उठा लो, पहला वाला ही जो फर्स्ट स्टेप में बना। अब गौर कर इधर इधर। न्यूक्लियोफाइल का रिश्ता किसके साथ था? लेविस एसिड कैटलिस्ट के साथ था ना?
ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इससे रिश्ता तोड़ के H+ को अपने पास बुलाता है। कैटलिस्ट का काम यही होता है ना, लास्ट में हट जाना। फिर कैटलिस्ट ने न्यूक्लियोफाइल को थोड़ी देर के अपने पास रखा और फिर न्यूक्लियोफाइल को लास्ट स्टेप में फ्री छोड़ रहा है। तो H+ जैसे निकलेगा इस कार्बन पे फिर से नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो तरीके से देखो, हाइड्रोजन हटा तो है बट इतने ड्रामा हुए हैं उसके हटने से। नहीं, हाइड्रोजन हटा तो है, हाइड्रोजन हटा तो है बट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देख रहे हो, ऐसा नहीं किया कि डायरेक्ट ऐसे लिखना तो होता है, जब हम होगा तो ये डायरेक्ट हो गया। लिखना ऐसे ही चाहिए डायरेक्ट कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी है ना बच्चे, लेविस एसिड कैटलिस्ट है। ओवरऑल मैंने ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अब जब मैं ओवरऑल लिखूंगा तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज्यादा होगी कि इलेक्ट्रोफाइल और H+, सॉरी H+ और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अगर मान लो यहां से H+ निकालोगे तो इसी कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा ना। शॉर्टकट देखो, लेकिन ऐसे याद नहीं करना है, यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए। अगर तुमने H+ निकाल दिया तो NuH बन जाएगा और ये जो नेगेटिव है वो किसके साथ जुड़ जाएगा। आ रहा है समझ में? ये दोनों जुड़ गया, ये और ये जुड़ गया और ये दोनों जुड़ गया। शॉर्टकट ये है, लेकिन हमेशा पहले पाई बॉन्ड टूटता है। जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो पहले पाई बॉन्ड टूटता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। ये पूरा मैकेनिज्म है। आ रहा है समझ में? पूरा मैकेनिज्म ये है। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि लेविस एसिड कैटलिस्ट का जरूरत क्या है। अच्छा, मीडियम एनहाइड्रस भी क्यों होना चाहिए? अगर वहां वाटर होगा तो कैटलिस्ट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर है। हम क्या चाहते हैं, जो लेविस एसिड कैटलिस्ट है वो न्यूक्लियोफाइल को अपने पास रखे। अगर गलती से वहां वाटर यूज कर लिया तो वाटर का लोन पेयर कैटलिस्ट की तरफ चला जाएगा, नहीं, कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी वो खराब हो जाएगी। और देखो अल्टीमेटली लास्ट में कैटलिस्ट फिर फ्री हुआ है, वो फिर यहां आएगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को पकड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल फ्री करेगा, चलता रहेगा ये प्रोसेस। मतलब धीरे धीरे बेंजीन किस में चेंज हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, and this is called electrophilic substitution. This is called electrophilic substitution. बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब मैं बोलूं अगर आप 500 क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना इलेक्ट्रोफिलिक पे, मतलब बेंजीन से रिलेटेड 500 में बात कर रहा हूं, अगर बेंजीन से रिलेटेड 500 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मतलब आपको क्या दिखना चाहिए, एक दिमाग में बैठाना, आपको दिखना चाहिए कि रिएक्टेंट में बेंजीन है। गौर से सुन, रिएक्टेंट में क्या है, बेंजीन है या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। मतलब रिएक्टेंट में अगर एरोमेटिक कंपाउंड है और वहां कोई भी रिएजेंट है, कोई भी रिएजेंट है, तो मैं बोलूं 98-99% चांस है कि उस रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल निकालो और बेंजीन में जोड़ लो। 1-2% उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली पार्ट होती है, अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, लेकिन अगर 100 क्वेश्चन करते हो तो 95 क्वेश्चन आपको किस पे मिलने वाले हैं, 90+ क्वेश्चन किस पे मिलने वाले हैं। तो एक अगर मैं माइंडसेट बोलूं कि आप क्या माइंडसेट रखोगे, आज के बाद कोई भी क्वेश्चन में अगर एरोमेटिक कंपाउंड दिख जाए तो पहला थॉट किसको देना है। तो अगर पहला थॉट तुमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को दिया तो रिएजेंट से ढूंढोगे क्या, व्हाट यू विल ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम द रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल। और जैसे इलेक्ट्रोफाइल मिला, करना क्या, हाइड्रोजन हटाओ और वहां जोड़ दो। देखो कितना इजी है ना, समझ में है? ये हटा सकते हैं। देखो सारे की पॉइंट्स जो आएगा वो सब इसी मैकेनिज्म से आता है, मैं अलग से कुछ नहीं लिखता हूं, ये मैकेनिज्म से की पॉइंट्स आना शुरू हो जाएगा।
सब्स्टिट्यूशन नहीं, अभी ये नहीं आ रहा है, पेपर सेट हो गया है। एडिशन, एलिमिनेशन और सॉल्यूशन का जितना तक हुआ है, सॉल्यूशन जितना तक हुआ है वो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लिक्विड एंड लिक्विड भी आ जाएगा, हाँ डाल दिया है वो। नहीं, लिक्विड एंड लिक्विड, राउथ्स लॉ वगैरह है ना। यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के अच्छे सवाल हैं और राउथ्स लॉ के भी ठीक ठाक सवाल है, कैलकुलेशन रहेगा। जीओसी 1 तो मेनली है ही, जीओसी 2 मेनली जीओसी 2 है। आइसोमेरिज्म जो इतना पढ़ाया है, मतलब स्टीरियो छोड़कर ऐसे मैं बताऊं 30+ क्वेश्चन जीओसी 2 पे ही है, चलो इतना बता दिया। 30+ क्वेश्चन जीओसी 2 पे, एडिशन और एलिमिनेशन पे, ठीक है। अब कुछ ओके, देखो थोड़ा सा ना, बातें नहीं, देखिए थोड़ा सा भी फ्लैशबैक में जाओगे आप, अब वो उस तरह के फ्लैशबैक में नहीं जाना है ना। X2 लेविस एसिड कैटलिस्ट, X मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन होता है ना। कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, याद आ रहा है कुछ। फ्यूमिंग H2SO4 बोलो या ज्यादा अच्छा है कि ओलियम बोल दो, कुछ याद आ रहा है जी, कभी पढ़ा है ऐसा नहीं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं है ना। RX एंड लेविस एसिड कैटलिस्ट, एसिड हेलाइड एंड लेविस एसिड कैटलिस्ट, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, याद आ रहा है। इसमें बेंजीन में जुड़ जाता था। अब मैंने अभी क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन दिखे, बेंजीन दिखे, सबस्ट्रेट दिखे, रिएजेंट दिखे, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत पीछे का याद है चीजें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, X+, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो X+ जोड़ दो। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होता है, तो क्या जोड़ दो, NO2। मैं बताऊं हर जगह इलेक्ट्रोफाइल में लिख देता हूं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, तो सल्फोनिक एसिड बनता है। इस रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है SO3, इस वाले रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है R+, कार्बोकेटायन। इस वाले रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है एसाइलियम आयन, है ना। इसको बोलते हैं, क्या लिखते हैं जी, फिडल, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट FC लिख देते, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है एसाइलियम आयन है, दिस इज फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसको बोलते हैं सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ठीक है। दिस इज हेलोजिनेशन। पता है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन भी हुआ था, अल्कीन में XX जोड़ा था। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन याद है, डीहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड याद है, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन भी होता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक हेलोजन जुड़ता है। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन भी होता है। अच्छा, इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक और रिएक्शन है, CO
AlCl3HCl बेंजाल्डिहाइड बनता है ना? क्या है गेटरमैन? एनसीईआरटी में कोच लिखा है क्या कि सिर्फ गेटरमैन लिखा है? गेटरमैन कोच लिखा है, ठीक है, लिख के रख लो, है ना? कम से कम ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन में है, ये 12th का एल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड के प्रिपरेशन में ये वाला पार्ट है। एनसीईआरटी है प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड में ये रिएक्शन है ना? यहाँ पे लिखा है COHCl एनहाइड्रस, यहाँ CuCl भी है, एनहाइड्रस मीडियम तो रखना ही, COHCl एनहाइड्रस AlCl3, या फिर मतलब ये पूरा लेविस एसिड कैटलिस्ट के जगह पे आपको मेनली क्या यूज करना है, COHCl, और लेविस एसिड कैटलिस्ट के जगह पे क्या यूज करना है, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस CuCl। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, जिस तरह से एनसीईआरटी लिखा है ना उसी अंदाज में मैं लिख देता हूं तो कि आपको समझ में आ जाए कि कैटलिस्ट क्या है। और ये रिएक्शन तो जेई में भी बहुत बार आता है, COHCl एनहाइड्रस AlCl3, इस तरह से लिखा है एनसीईआरटी ने। बेंजीन से बन जाता है बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन से बन जाता है बेंजाल्डिहाइड। थोड़ा याद आ रहा है क्या, कभी ऐसा पढ़ा है? पता है इन सब के पीछे क्या मैकेनिज्म है, वही 3 सिग्मा कॉम्प्लेक्स जरूर बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा ही बनेगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl। और मैं बता दूं जो अभी चल रहा है 1000% चांस है 2 क्वेश्चन कम से कम 3-4 लेक्चर के अंदर अब 2 क्वेश्चन का कमांड कर पाओगे। अब देखो की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स, पहला C plus formed as an intermediate, C plus formed as an reaction intermediate C plus formed as an reaction intermediate which is resonance stabilized, है ना?
ब्रैकेट में लिख सकते हो 3 resonating structures and resonance hybrid is sigma complex. आपने देखा था अभी हमने मैकेनिज्म में लिखा था 3 resonating structures बने थे और फिर उन तीनों को मिला के एक, है ना, यहाँ पे तुम चाहो तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक बार फिर से दिखा सकते हो। यहाँ पे H और E था, डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, और 3 RS कैसा बना था वो भी चाहो तो तुम दिखा सकते हो। पहला RS ये बना था जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक हुआ था, तो दूसरा एंड तीसरा, और ये रेजोनेंस है, ये खुद बना सकते हो। यहाँ से रेजोनेंस करके यहाँ प्लस दिखाओ, फिर रेजोनेंस करके वहां दिखाओ, 3 RS दिखा सकते हो दोबारा। नाउ सेकेंड पॉइंट, अगर मैं रेट का बात करूं तो रेट बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। आप देखो ना, आरडीएस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। आरडीएस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए तुम इसकी ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी 2 बोल सकते हो। समझ गए? अच्छा, तीसरा, कहीं ना कहीं तुम बोल सकते हो कि अगर मान लो, ये बताओ, इधर देखना, एक बेंजीन लेता हूं और एक कोई बेंजीन में ग्रुप जोड़ देता हूं, कोई पहले से ग्रुप है। गौर करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन आता है जो भी डिस्कशन शुरू हो चुका है। बेंजीन में पहले से एक ग्रुप है, एक से बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है और एक बेंजीन में पहले से एक ग्रुप है। व्हाट डू यू थिंक, किसका रेट, किसका आरडीएस फास्ट होगा? देखो, दोनों के लिए इलेक्ट्रोफाइल तो सेम है, तो हम इस पे तो बात नहीं करेंगे। अब बात किस पे करेंगे? जो एरोमेटिक कंपाउंड है उस पे बात करेंगे। बोलो अरे यस नो, एरोमेटिक कंपाउंड है उसके एक्टिव मास पे बात करेंगे। अगर आप बेंजीन का नाइट्रेशन करा रहे हो मान लो, और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नाइट्रेशन करा रहे हो, तो किसकी नाइट्रेशन फास्ट होगी ये डिसाइड होगा, क्योंकि इन दोनों की रिएक्टिविटी तो सेम है ना। चलो इलेक्ट्रोफाइल दोनों जगह फिक्स कर देता हूं अभी भी, NO2 प्लस NO2 प्लस, तो कौन सा NO2 प्लस पहले जाएगा? या NO2 प्लस पहले बेंजीन पे जाएगा या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पे कंसेप्ट क्या है देखो, यहां पे कंसेप्ट है कि इफ इलेक्ट्रोफाइल इज सेम इन बोथ, देन rate of electrophilic aromatic substitution या aromatic electrophilic substitution proportional to electron density on ring। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी थोड़ा फ्लैशबैक में जाओगे तो रेजोनेंस में भी ये बात पढ़ा है आपको। याद करो, बेंजीन में बहुत सारे ग्रुप जोड़ा था, प्लस एम माइनस एम, अब बोला था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ ऑन द रिंग। आ रहा है समझ में? अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो R2 ज्यादा हो जाएगा बेंजीन से। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो बेंजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% गारंटी। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसको क्वेश्चंस के थ्रू भी समझेंगे, थ्योरी के थ्रू भी समझेंगे, और यहीं पर हम लोग ग्रुप क्लासिफिकेशन भी करेंगे कि किसी ग्रुप के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। ठीक है, देखो यहां पे ये भी बोल सकते हो कि इफ इलेक्ट्रोफाइल
इज सेम इन बोथ, है ना, रेट ऑफ EAS प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये भी बोला जा सकता है। एक तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग, दूसरा आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मैं बताऊं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, इससे भी इंपॉर्टेंट ये है, समझे? क्लियर हो रहा है? अब देखो, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं ERG जोड़ देता हूँ, सिर्फ बेंजीन है, और EWG जोड़ देता हूँ। ERG मतलब +M +H +I -M -F रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन -F। अब इसमें बोल दिया गया सेम इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस का अटैक किस पे पहले होगा, रेट ऑफ AES और EAS और ESR, और ये सारे लैंग्वेज रहता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन रिंग। बताओ, बेंजीन में वो रिंग जो सबसे ज्यादा, और पता है बहुत बार ऐसी होती बात कि अगर ERG लगा हुआ है तो हम बोलते हैं कि रिंग हैज बीन एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। रिंग क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो गया है टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तो था ही बेंजीन का, इस ग्रुप का भी इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिच और ज्यादा हो गया है। अगर इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिंग के तरफ फ्लो कर जाए बिकॉज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इट इज वेदर +H +I, कुछ भी हो सकता है, +M है तो बेस्ट ही है, किसी भी इफेक्ट से अगर उस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ फ्लो कर जाए तो हम बोलते हैं कि बेंजीन इज नाउ एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और किसी भी इफेक्ट से इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस ग्रुप के तरफ चलना शुरू करते, रिंग का इलेक्ट्रॉन ऊपर चलना शुरू करते, तो दिस रिंग इज डीएक्टिवेटेड विथ रिस्पेक्ट टू इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो रेट ये समझ में आ गया? बोलो, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं? मैं देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रखा हूं, तो इस पे भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी करेंगे। ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है, आपको याद होगा तो जब NAR पढ़ाया तो उसके भी 10 क्वेश्चन थे ना, कि कौन सा एल्डिहाइड कीटोन पे पहले अटैक होगा, याद आ रहा है? अच्छा, जब डिहाइड्रेशन पढ़ाया तो कौन सा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पहले होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पढ़ाया तो कौन सा अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, 3 डिग्री याद करो। कल एक क्वेश्चन पे बहस भी हो रही थी टैप टेस्ट पे, फाइनली वो मैंने बोनस किया है वो क्वेश्चन, है ना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन वाला सवाल था ना एक, तो उसमें सिर्फ E2 रहता तो आंसर, अगर E2 मेंशन रहता तो D आंसर सही होता। एक क्वेश्चन आया था अल्फा बीटा एलिमिनेशन, E1 से कुछ और आंसर आ रहा है, E1 से 1 आ रहा है ना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि हर बार देखो ऑर्गेनिक में ये कॉमन है, कोई रिएक्शन आया, सुन, क्वेश्चन बाद में देख लेना, पेपर एनालिसिस तो करना ही है, क्वेश्चन बाद में देख लो। मैं ये बोल रहा हूं कोई क्वेश्चन आया, कोई मैकेनिज्म आया नया, तो हर बार क्या होता है, रिएजेंट की रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता कि कौन सा रिएजेंट ज्यादा रिएक्टिव है, हालांकि उस पर भी क्वेश्चन कराया है, HI HBr HF में सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI है। रिएजेंट की रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन रेयरली चांस आएगा, लेकिन कौन सा अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहले देगा, आया है, कौन सा एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले देगा। उसी तरह से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पहले होगा। और ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है क्या? अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल उधर जल्दी जा रहा है, इसमें कोई अलग बात है क्या संकेत?
अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ बोलो, तो दिक्कत कहाँ है तुम्हें? क्या बोल रहे हैं? क्या बोले श्रीधर? हाँ रितेश बोल बोल बोले। देखिए फोर्थ पॉइंट में हम लोग दो बातें डिस्कस करेंगे, थर्ड का जो कंसेप्ट सीखा है वो, एंड फोर्थ पॉइंट में हम थोड़ी डायरेक्टिविटी की भी बात करेंगे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। देखो फोर्थ पॉइंट ऐसे लिखना, डायरेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी बोथ, है ना। फोर्थ पॉइंट लिख लो टॉपिक, डायरेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। ऐसा देखा गया कि बेंजीन पे जब इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे थे तो वो किसी भी कार्बन पे जा रहा था, एनी कार्बन। लेकिन अगर बेंजीन में पहले से एक ग्रुप है, अब उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझना कि वही ग्रुप हटेगा, इसकी चांसेस रेयर है। ऐसा नहीं कि वो हट नहीं सकता, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में भी अदर जगह पे इलेक्ट्रोफाइल, इन सब जगह पे इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन हटा देगा। इलेक्ट्रोफाइल तो ऐसा देखा गया कि ये प्लस एम प्लस एच प्लस आई है ना। इवन कभी कभी वीकली डीएक्टिवेटिंग भी है, वीकली डीएक्टिवेटिंग। अभी ग्रुप क्लासिफिकेशन करा दूंगा मैं। उस केस में भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जाके हाइड्रोजन को हटाता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग के केस में भी। और अगर कोई ग्रुप पहले से है माइनस एम माइनस एच माइनस आई, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा वाले हाइड्रोजन को हटाता है। जो ग्रुप है वही रहेगा, यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा। और यहां पे दो लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं प्रॉपर। जो ग्रुप है वही रहेगा और उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो अभी हमने हेडिंग कह दिया फोर्थ पॉइंट, डायरेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। अगर बेंजीन है तो कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ग्रुप पहले से लगा है तो अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जा सकता है या मेटा पे जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियसली बॉन्डेड ग्रुप, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियसली बॉन्डेड ग्रुप। ठीक है, डायरेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी दोनों, ठीक है, एक साथ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी बोथ। अब मैं इसको समझाता हूं क्या कंसेप्ट है। बेंजीन में तो समझाने का जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो अगर यहाँ OH है, OH कैसा ग्रुप है बच्चे? प्लस एम। दो तरीके से लोग इसको समझाते हैं। एक तो कि फेनॉल अपना प्लस एम के वजह से इस तरह का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता है। अगर आपने रेजोनेंस का क्लास अच्छे से किया है तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा। यहाँ डेल माइनस, सॉरी यहाँ डेल, इन सब जगह पे डेल माइनस आता है और ऑक्सीजन पे डेल प्लस आ जाता है, याद है? बोलो, क्या मैं रेजोनेंस करके बताऊं कैसे हो रहा है? ये यहाँ गया पहला रेजोनेंस में, यहाँ नेगेटिव, फिर नेगेटिव यहाँ, फिर नेगेटिव यहाँ। प्लीज ये लाइन तो बहुत मेहनत किया है रेजोनेंस में, 6 घंटे तक गए इसमें टाइम, 18 लेक्चर है GOC1 का। तो अभी फिर से उस पर मजबूर मत करो सब लोग। इसके वजह से एडजेसेंट और फारदेस्ट पे क्या आ चुका है? माइनस। तो पूरा मैक्सिमम लोग ऐसे ही समझाते हैं कि ठीक है, चूंकि इन सब जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उस जगह से हाइड्रोजन को हटा के वहां जगह बना लिया। और ये मुझे बहुत लॉजिकल भी लगता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में।
जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रोफाइल वहां क्या किया, जगह बना लिया, वहां से हाइड्रोजन हटा दिया, चलेगा? बोलो। और ये इससे आंसर भी आ जाता है बच्चे, लेकिन अभी जो मैं एक्सेस देने वाला हूं उसका ध्यान रखना। अगर आप फेनॉल के केस में इलेक्ट्रोफाइल को, अभी इसका रेजोनेंस वगैरह मत कराओ, कुछ मत करो, फेनॉल के केस में इलेक्ट्रोफाइल को 3 पोजीशन लेता हूं मैं, ठीक है? इलेक्ट्रोफाइल को फेनॉल के केस में अगर आप 1 पे अटैक कराते हो, फेनॉल के केस में इलेक्ट्रोफाइल को 1 पे अटैक कराते हो, मुझे बताओ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर जाएगा? अगर इस इलेक्ट्रोफाइल को 1 पे अटैक कराया तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर जाएगा? इधर ही आएगा। अरे अल्कीन वाला थॉट लगाओ, जहां H+ जाता था वहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन जाता था, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर यहां आ रहा है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर ही आएगा। इस बॉन्ड को पहले तोड़ दो, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ गया। इनफैक्ट जब इलेक्ट्रोफाइल 1 की तरफ आ रहा है उसी समय ये पाई बॉन्ड टूटा और यहां प्लस और यहां माइनस। तो पता है इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद जो बना है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद वहां एक H तो पहले से है, बोलो। देखो तो क्या हुआ, अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल को 1 पे जोड़ा, अगर मैंने इलेक्ट्रोफाइल को 1 पे जोड़ा तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना उसको बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी भी है और रेजोनेंस तो है ही। देखो ये रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस है, और यहाँ बैक बॉन्डिंग की भी स्टेबिलिटी। मैं यहाँ ये बोलता हूँ बच्चे कि आप कंसेप्ट ये लगाओ कि द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू दैट कार्बन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बार बार मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनो, उसको उठाओ, 3-4 बार रिपीट करूंगा। In case of substituted benzene, electrophile will go to that carbon of benzene so that the intermediate carbocation must be stabilized by previously bonded group. मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कंसेप्ट में नहीं पढ़ रहा हूं। एक तरीका तो था कि OH है तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रोफाइल वहां जोड़ दो, ये एक एक्सेस है, इससे आंसर आ सकता है, लेकिन ये फैक्ट कभी कभी फेल हो जाता है। लेकिन जो अभी लाइन दे रहा हूं कभी फेल नहीं होगा। अभी क्या लाइन दिया? In case of substituted phenol, substituted benzene, the incoming electrophile will go to that carbon of benzene so that the intermediate carbocation formed must be stabilized by previously bonded group or must not destabilized by previously bonded group. अगर यहां NO2 होता ना बच्चे तो यहां जोड़ोगे तो यहां प्लस आएगा, वो NO2 हालत खराब कर देगी उस कार्बोकेटायन की, बचना है उससे। मेरी बात आ रही समझ में? जो पहले से ग्रुप है वो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने के बाद जो कार्बोकेटायन बनता है उस कार्बोकेटायन को जो पहले से ग्रुप है वो या तो स्टेबलाइज करे या डिस्टेबलाइज ना करे, स्टेबलाइज करे और डिस्टेबलाइज। यहां पे देखो मजेदार बात है, OH ने तुरंत बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ा दी। अगर आप 2 पे अटैक कराए तो बताओगे कैसे चलेगा चीजें? फिर से इलेक्ट्रोफाइल अगर इधर भाग के आया तो ये भी उधर गया, गुड टू गो। जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना वहां पाई बॉन्ड भी उधर ही जाएगा, तो 3 पे प्लस आ जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैक करा दिया? 2 पे, तो देखो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन कैसा बनने वाला है, ध्यान रखना। 2 पे H एक है ऑलरेडी जो दिखाई नहीं जाता बॉन्ड लाइन डायग्राम में। अब बताओ इस केस में जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना है क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं है? बिल्कुल है, रेजोनेंस तो है ही। रेजोनेंस से प्लस यहां पहुंचा, फिर रेजोनेंस से प्लस यहां पहुंचा, लेकिन क्या OH की बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिल पाई? अब देखो ना, अगर तुम रेजोनेंस करोगे तो यहां प्लस आएगा, फिर रेजोनेंस करोगे तो प्लस यहां आएगा। प्रीवियसली बॉन्डेड ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वहां प्लस आया क्या? तो ये तो चाह रहा था बैक बॉन्डिंग से स्टेबल बनाना, लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे गया तो स्टेबिलिटी नहीं मिली उसको,
अरे यस नो। अच्छा थर्ड केस, अगर तुमने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया कहां पर 3 पे, यहां पर, फिर बताओ कहां पे प्लस चार्ज आएगा? फिर जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहां गया पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर आएगा। थर्ड केस में क्या बनने वाला है गौर करना, प्लस यहां क्रिएट हो जाएगा। यहां क्या क्या जुड़ रहा है बच्चे? H तो पहले से है वहां पे। नाउ यू टेल मी व्हाट हैपेंड नाउ। जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना उसको रेजोनेंस प्लस, एक बार और रेजोनेंस भी है, यहां भी प्लस आएगा। लेकिन आउट ऑफ 3 इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन वन ऑफ देम इज स्टेबलाइज्ड बाय OH। शुरू में नहीं मिला उसको बैक बॉन्डिंग, लेकिन रेजोनेंस के बाद तो मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये और ये सही है, ऐसे तो मत करो। इसीलिए जब भी फेनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा में भी आप पैरा पे थोड़ा ज्यादा बोल दो, क्योंकि वहां क्राउडिंग वाली बात कम है। जब एडजेसेंट में आ रहा है तो थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन यहां आने में दिक्कत, हालांकि OH उतना डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। हम रियल टाइम में देखेंगे। जनरली अभी दिमाग में बैठा लो कि अगर ऑर्थो पैरा पे आ रहा है तो पैरा वाला ज्यादा मस्ट नहीं है ये लाइन, लेकिन ऑर्थो पैरा दोनों पॉसिबिलिटी है तो कहां ज्यादा? पैरा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बोलिए। तो अभी वो लाइन मैं चाहता हूं फिर से आपको डिक्टेट करना। क्या लाइन है? इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, लिख लो। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, in case of substituted benzene, incoming electrophile will go to that carbon of benzene, that other carbon of benzene, bracket में ortho meta para. In case of substituted benzene, the incoming electrophile will go to that other carbon of benzene, bracket में ortho meta para. In case of substituted benzene, the incoming electrophile will go to that other carbon of benzene, ब्रैकेट में OMP लिख दो, है ना, so that the 3 intermediate carbocation formed, हमेशा 3 बनेगा ना, so that the 3 intermediate carbocation formed must be stabilized by previously bonded group, must be stabilized by previously bonded group, or must not destabilize by previously bonded group, or must not destabilize by previously bonded group, and must not destabilize by previously bonded group, and must not destabilize by previously bonded group. चलिए बोर्ड पे लिखिए इसको, जो भी बोर्ड पे लिखा है ये पूरे पार्ट को लिखिए। फिर से दोनों एक्सेस से इसको समझेंगे। अगर नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, ये दोनों लाइट ऑन कर दो शायद सही हो जाएगा। अगर आप नाइट्रोबेंजीन लेते हो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग थोड़ा बदल दिया इस बार, ठीक है। अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल 2 पे जा रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल 3 पे जा रहा है, एंड 4 पे जा रहा है, ध्यान रखना 1 पे नहीं जाएगा, वो NO2 वहां जगह बनाया हुआ है। NO2 पता है, NO2 यहाँ जगह बनाया है किसी तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो NO2 को हटा के इलेक्ट्रोफाइल लाना ज्यादा डिफिकल्ट है। एक बार सुन लो, यहाँ पे लोगों को दिक्कत आती कभी कभी कि जो ग्रुप पहले से उसको क्यों नहीं हटा रहे, इसको हटा के यहीं पे ई लगा दो। ये करना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि NO2 यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ बैठा पड़ा है, जो अदर जगह H है उसको हटाना ज्यादा आसान है रेदर देन NO2। वहां पर भी OH को हटाना ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि O और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है रेजोनेंस की वजह से।
तो इसीलिए याद रखना, जब भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आए तो जो ग्रुप है उसको नहीं हटाना है, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा या पैरा से हाइड्रोजन हटा के वहां इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। अच्छा, इसमें एक चीज तो क्लियर है, अगर आपने -m को सही से समझा है तो NO2 क्या करता है पता है? अपने -m के वजह से, है ना, यहाँ डेल नेगेटिव लाता है और इन सब जगह पे डेल पॉजिटिव ला देता है। तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि नाइट्रोबेंजीन के केस में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे तो नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। ये एक एक्सेस है, लेकिन मैंने बोला इस एक्सेस से मैं नहीं समझा था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैंने जो एक्सेस दिया वो ज्यादा सही है। एक्सेस क्या दिया मैंने कि अगर आप 1 पे अटैक कराए तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 पे अटैक कराए तो 1 पे प्लस आ जाएगा बच्चे, यहाँ H और E जोड़ जाएगा। क्या ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाना चाहिए? हाईली अनस्टेबल, हाईली। अभी माइनर में शायद इस पे सवाल भी आया था, एक सवाल आया था माइनर में, GOC 1 के बेसिस पे उसका आंसर करना था। माइनर या एंटी एडेप्टर्स किसी में तो आया है ना, इसी पे सवाल था। अच्छा, इस केस में अगर 3 पे अटैक कराया तो 3 पे अटैक कराया तो प्लस कहाँ आ जाएगा बताओगे? बोल दो यार। हाँ, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ गया तो पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर ही जाएगा ना, जहां इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है पाई बॉन्ड को उधर ही शिफ्ट कर। 4 पे प्लस 3 पे माइनस, 3 पे माइनस इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ गया। अच्छा बताओ, इस केस में जो कार्बोकेटायन बना है, क्या NO2 चाह के भी उसको डिस्टेबलाइज कर सकता है क्या? 3 कार्बोकेटायन बन गया, देख लो, तीनों में से किसी को भी NO2 का -m को नहीं झेलना पड़ रहा है, -i झेलना पड़ रहा है, लेकिन जो 3 बने, NO2 जिस कार्बन से जुड़ा है वहीं तो प्लस नहीं आ रहा है ना। आपको याद होगा जब दो ग्रुप एक दूसरे से मेटा पे होता है तो मेसोमेरिक विल नॉट अफेक्ट ईच अदर, वही कंसेप्ट यहां लग जाता है, इंडक्टिव लगेगा। अच्छा, अगर आप 4 पे जोड़ दिए तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को 4 पे जोड़ दिए, अब बताओ, तो ये बॉन्ड टूट गया, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, 4 पे माइनस और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के न्यूट्रल, 3 पे नेगेटिव। लेकिन देखो फर्स्ट रेजोनेंस के बाद ही क्या दिख रहा है, जो 3 कार्बोकेटायन बन रहा है उसमें से एक को NO2 का -m झेलना पड़ रहा है, इसीलिए इस केस में ये दोनों फिजिबल नहीं है, फिजिबल। और पता है एक चीज, रेट भी स्लो होगा, हालांकि ये फिजिबल है लेकिन रेट स्लो होगा, क्योंकि ये रिंग डीएक्टिवेटेड है, रिंग से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर जा चुका है, रिंग डीएक्टिवेटेड है। क्लियर हो रहा है? डन। ठीक है, लिखिए, आगे लिखिए। एनी ग्रुप, लिखो लिखो जल्दी, एनी ग्रुप which increases the electron density on ring benzene with respect to benzene, any group which increases the electron density on the benzene ring with respect to benzene, any group
और एटम भी बोल सकते हो, एनी ग्रुप और एटम विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग with respect to benzene are known as activators or activating group, are known as activators or activating group, are known as activators or activating group. And such substituted benzene is also known as and such substituted benzene are also known as are also known as activating towards activating or activators towards EAS, towards EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। दूसरा पॉइंट, मतलब इसमें हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर मान लो यहाँ पे क्या है, कोई ग्रुप है और ये एक्टिवेटर है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली बेंजीन से ज्यादा होगा। अगर कोई ग्रुप है और वो एक्टिवेटर है, और एक्टिवेटर होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, प्लस एम प्लस एच प्लस आई, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होना पड़ेगा, नहीं। आगे लिखो, एनी एटम और ग्रुप, any atom or group if decreases the electron density, any atom or group if decreases the electron density, any atom or group if decreases the electron density, any atom or group if decreases the electron density from the ring with respect to benzene, known as deactivators or deactivating group, known as deactivators or deactivating groups, known as deactivators and deactivating groups. Such substituted benzene are also known as deactivating. Such substituted benzene are also known as deactivator towards EAS. अगर कोई ग्रुप है लेकिन वो ग्रुप डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर माइनस एम माइनस एच माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे ज्यादा होगा, एंड ये पूरा कहलाएगा डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटेड टुवर्ड्स EAS, और ये कहलाएगा एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड टुवर्ड्स EAS, है ना। ठीक है, नाउ हेडिंग दो ग्रुप क्लासिफिकेशन, ग्रुप क्लासिफिकेशन। अब
अभी क्या है कि ऐसे थॉट्स लोगों को आ रहे हैं, लोगों को देख के तुम लोग भी सीख रहे हो थोड़ा बहुत, तो प्लीज बात करो मेंटर से, है ना, कि इस तरह के थॉट से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हर समय ऐसा होगा कि ये पोक करता रहेगा कि यार सिलेबस इतना है, कैसे रिवीजन करें, बेटर है घर पे बैठ जाते हैं। तो तुम्हारा ब्रेन जो है तुम्हारे साथ खेलेगा, बहुत अच्छे तरह से खेलेगा, क्योंकि तुम नादान बच्चे हो, है ना, और तुम्हें हमेशा कोशिश करेगा कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर आप जो भी यहाँ पे 4 लोग क्लोज हैं उनसे बातें करें, है ना, समझ गए? हाँ, बात कर सकता है ना, तो तुमको दिक्कत है तो बता, तेरे दिमाग में भी ऐसे है ना दिक्कत आ रही है, उलझन है, समझ गया? तो बताना मेरे को, है ऐसा उलझन है? नहीं? देखो इस पे एक शायरी सुना देता हूँ। जब, रितेश ध्यान से सुनना, थोड़ा अलग है तुमसे, है ना, जब जब तुझसे भी ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे भी ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, धंधे समझता है? अरे वो वो धंधा नहीं यार, वो धंधा नहीं, मतलब तुमने जो अभी तक किया है 7-8 महीने में, पढ़ाई लिखाई वाली धंधे का बात हो रहा है, क्योंकि ये सब थॉट किसकी वजह से आता है? तो जब तुझसे भी ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, रख भगवान के इंसाफ पे भरोसा ए बंदे, रख भगवान के इंसाफ पे भरोसा ए बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। ओके, ग्रुप क्लासिफिकेशन लिखिए, ग्रुप क्लासिफिकेशन। अजय 1 मिनट इधर आ, जल्दी। अभी क्या है, ग्रुप क्लासिफिकेशन लिख लो, इसके डिटेलिंग में कल बात करेंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, मॉडरेट एक्टिवेटर, वीकली डीएक्टिवेटिंग। पता है सरप्राइजिंगली ये ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे। डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, इन सब केस में ना बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल लाना थोड़ा मुश्किल है, नाइट्रोबेंजीन वगैरह के केस में, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर देंगे।